हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से कुमायूं के चौगढ़ क्षेत्र में सन 1925 में एक बाघिन आदमखोर हो गई थी और उसने 64 लोगों को अपना निवाला बना लिया था। बाद में इस बाघिन के खात्मे के लिए जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। शुरुआत में जिम कॉर्बेट भी इस बाघिन के खात्मे में सफल नहीं हो सके। बहुत प्रयासों के बाद ही वे इस बाघिन का खात्मा कर पाए। फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में आप देखेंगे कि अंततः किस तरह उस नरभक्षी बाघिन से जिम कॉर्बेट का मुकाबला हुआ और उन्होंने उसका खात्मा किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, कॉर्बेट कहते हैं कि करीब 100 गज हम लोग चले होंगे कि एकदम से ढलान का रास्ता आ गया और सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था। मैंने उतरना शुरू ही किया था कि एक नाइटजार चिड़िया एक चट्टान की तरफ से फड़फड़ा कर उड़ी। मैंने दरअसल उसी चट्टान पर सहारे के लिए हाथ रख दिया था जहां से वह उड़ी। मुझे वहां 2 अंडे दिखाई दिए। धूसर रंग के अंडों पर गहरे भूरे रंग के निशान थे। एक आकार में लंबा था तो दूसरा गोल बिल्कुल संगमरमर की तरह था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो कहानी है वो जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई उनकी बुक में उन्होंने जो वर्णन किया है उन्हीं के शब्दों में है। कॉर्बेट कहते हैं, मेरे कलेक्शन में नाइटजार के अंडे नहीं थे। मेरा मन उन्हें देखकर ललचा गया, लेकिन मेरे पास अभी उन्हें रखने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं उन्हें रख लेता। तो मैंने उन्हें अपने बाएं हाथ की हथेली में संभाल लिया। आगे बढ़ने पर उस गड्ढे के किनारे ऊंचे होते चले गए। लगभग 60 गज चलने के बाद हम 3 लोग अब 12 से 14 फुट की गहराई में थे। बारिशों में इन पहाड़ी खाइयों से पानी गुजरता था। पानी के लगातार आने जाने से यह चट्टानें बिल्कुल शीशे की तरह चिकनी हो गई थीं और इन पर पांव जमाना भी मुश्किल हो रहा था। कॉर्बेट कहते हैं, इसलिए मैंने अपनी राइफल अपने साथियों को दे दी। मैंने सोचा कि नीचे फिसल कर उतरेंगे। अभी मैं चट्टान पर फिसला ही था कि दोनों आदमी उछलकर मेरे पास आ गए और राइफल मुझे पकड़ा दी। वे बहुत घबराए हुए थे। मेरे उन दोनों आदमियों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने बाघिन की आवाज़ सुनी है। मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। वे लोग मुझसे कहने लगे कि बहुत ही करीब से बाघिन के गुर्राने की आवाज़ आई है, लेकिन वे अंदाज़ा नहीं लगा सके कि किस ओर से ये आवाज़ आई है। बाघ अगर खाने की तलाश में हो तो वे कोई आवाज़ नहीं करते हैं और चुपचाप आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट कहते हैं, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब हम नीचे उतरे होंगे तो बाघिन हमारे पीछे लग गई होगी और हमें गड्ढे में उतरते देखकर उसने आगे बढ़कर वहाँ पोजीशन ले ली होगी जहाँ के खाई की चौड़ाई आधी रह गई थी। और जब उसने छलांग मारने की सोची होगी तभी मैं फिसलकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया होऊंगा। निराश बाघिन अनजाने में ही गुर्रा पड़ी होगी। अब हम तीनों जहाँ पर थे वहाँ पीछे की ओर एक खड़ी हुई चट्टान थी और दाईं ओर भी चट्टानी दीवार थी, लगभग 15 फुट ऊंची। बड़ी ऊबड़ खाबड़ चट्टानों का 30 से 40 फुट ऊंचा किनारा था बाईं ओर। खाई की जिस तलहटी में हम लोग थे वह लगभग 40 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी रही होगी। उसके निचले सिरे पर आगे चीड़ का एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था जिससे खाई में पुल जैसा बन गया था और इस जगह पर बालू का जमाव भी हो गया था। उस गिरे हुए पेड़ से लगभग 15 फुट आगे बढ़ने पर चट्टानी दीवार का आखिरी सिरा आ गया। मैं दबे पांव उस सिरे की ओर बढ़ा। यह चट्टान काफी कुछ ऐसी थी जैसे स्कूली बच्चों की स्लेट होती है, नीचे की ओर 2 फुट मोटी और एक तरफ की ओर झुकी हुई। मैं इस स्लेट से कुछ दूरी पर था। मैंने वहीं से दाएं कंधे की ओर से पीछे की ओर देखा और तब मेरी नज़र सीधे टकराई बाघिन की आंखों से। उस ठहरे हुए लम्हे में नज़ारा कुछ इस तरह से था कि 3 ओर से चट्टानों की कुदरती दीवारें थीं और इनसे घिरी हुई एक तलहटी थी, करीब 20 फुट लंबी और 10 फीट चौड़ी, और उस पर मौजूद थी वह नरभक्षी बाघिन। वह बाघिन बमुश्किल मुझसे 8 फीट दूर ही रही होगी और उसने अगले पंजे आगे की ओर बढ़ा लिए थे।
पिछले उसने मोड़ रखे थे, सिर पंजों से कुछ ऊपर था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान जैसी थिरक रही थी, ठीक वैसी ही जैसे बहुत लंबे अरसे के बाद अपने मालिक को आता देख पालतू कुत्ते के चेहरे पर उभरती है। आगे कॉर्बेट लिखते हैं, मेरे मन में दो ख्याल कौंधे, मैं पहला कदम आगे बढ़ा दूं या कुछ इस तरह से एक्शन लूं कि बागिन चौंक न जाए। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी, सीने से सटी राइफल की नाल मेरी बाईं ओर थी, सेफ्टी कैच हटा हुआ था। बागिन की ओर मोड़ने के लिए इसे गोलाकार 3/4 घुमाना था। बहुत धीरे धीरे मैंने इसे मोड़ना शुरू किया। 1/4 घूमने पर राइफल का बट मेरे शरीर के दाएं हिस्से से सट गया। अब बाह को उठाना जरूरी हो गया था। मैंने राइफल घुमाना जारी रखा। मेरी पूरी बाह सीधी हो चुकी थी और राइफल अब मुझे बहुत भारी लग रही थी। इस बीच बागिन की निगाह मुझसे एक पल के लिए भी नहीं हटी थी और खुशी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। मैं सोचने लगा कि हमारा शिकार करने के लिए ये क्यों आमादा है। मुझे नहीं पता कि राइफल को 3/4 गोलाकार घुमाने में कितना समय लगा होगा। मेरी नज़र तो बस बागिन की आंखों पर जमी हुई थी। बैरल के मूवमेंट का मुझे अंदाजा ही नहीं था। लग रहा था कि मेरी बाह अब बिल्कुल सुन्न हो जाएगी और मैं राइफल घुमा ही नहीं पाऊंगा। लेकिन आखिरकार राइफल बागिन की सीध में आ गई और ज्यों ही ऐसा हुआ मैंने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। उस तलहटी की जगह में जो कि चारों ओर से घिरी हुई थी, गोली की आवाज़ बहुत ही तेज गूंजी। लेकिन उसके ठीक पहले मुझे इस डर ने घेर लिया था कि कहीं ऐन वक्त पर मिस फायर ना हो जाए। बागिन कुछ देर तक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली और फिर बहुत धीरे से उसका सिर उसके अगले पंजों पर लुढ़क गया। ठीक उसी समय उस जगह से खून की धारा निकलने लगी जहां निशाना लगा था। गोली उसकी रीढ़ की हड्डी से जाकर उसके दिल के ऊपरी हिस्से में लगी थी। दोस्तों, कॉर्बेट आगे लिखते हैं, उसके पंजों और नाखूनों को करीब से देखने के पहले ही मैं जान गया था कि वह वही चौगट की नरबख्शी नृशंस बागिन थी जिसने कि 64 लोगों की जान ले ली थी। मेरे पीछे आ रहे दोनों लोगों ने जब मुझे रुकते हुए और सिर घुमाते देखा तो वे कुछ गज पीछे ही ठिठक गए। उन्हें लग गया था कि मैंने बागिन को देख लिया है। मेरे हाव भाव को देखकर वह अंदाजा लगा चुके थे कि बागिन मेरे बहुत ही करीब थी। उनमें से एक ने बाद में मुझे बताया कि वह मुझसे कहने ही वाला था कि मैं अंडों को गिरा दूं और दोनों हाथों से राइफल को पकड़ लूं, लेकिन वे अंडे मेरे बहुत काम आए। अगर वे न होते तो मेरे दोनों हाथों में राइफल होती। जब मैंने पीछे देखा था और बागिन नजर आई थी, उस समय इस बात का पूरा चांस था कि मैंने राइफल उस पर तान दी होती। बागिन तो छलांग लगाने के लिए तैयार ही बैठी थी। मेरे लगभग न हिलने से ही वह थमी हुई थी। राइफल तेजी से घूमती तो उसने छलांग लगा दी होती। एक और बात, वह बागिन नरभक्षी हो चुकी थी। अगर आम बागिन होती तो इस तरह से घिरने पर उसने तुरंत ही मेरी ओर बढ़कर भाग निकलने की कोशिश की होती और इस दौरान उस बागिन का एक वार भी मेरे लिए जानलेवा हो सकता था। लेकिन नरभक्षी बागिन होने के कारण वह तो शिकार का इंतजार कर रही थी। बागिन के ढेर होने के बाद हम लोग वापस गांव की ओर लौट चले। मैं उसी चट्टान के पास गया। वहां अंडों को कुछ गहराई में ठीक उसी जगह पर रखा जो उनके लिए घोंसला था। पूरे समय मेरे हाथ में रहने के कारण अंडों में अभी तक गर्माहट बनी हुई थी। आधे घंटे के बाद जब मैंने फिर से उन अंडों को देखा तो उनकी माँ वहां आ चुकी थी और उसने अपने पंखों में उन्हें छिपा लिया था। दोस्तों, कॉर्बेट आगे लिखते हैं, साल भर से मैं उस बाघिन की तलाश में था, लेकिन वह मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। कई बार उससे आमना सामना भी हुआ, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका और मेरा प्रयास असफल हो गया। लेकिन इस बार ये अंडे हाथ में आने से कुछ ही मिनटों में मेरी किस्मत बदल गई और मैं इस नरभक्षी बाघिन को मार पाया। मैं बहुत खुश हो रहा था कि उन 64 लोगों की निर्मम हत्याओं का, जिन्हें कि उस नरभक्षी बाघिन ने मारकर खा लिया था, उनका बदला ले सका।
मेरे साथ आए हुए मेरे दोनों आदमी भी बहुत खुश थे। खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी और एक डर से निजात मिलने की जो खुशी होती है वो उनके चेहरे पर बनी हुई थी। कॉर्बेट कहते हैं कि कुमायूं क्षेत्र में नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का आतंक बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन ये चौगढ़ की बाघिन बहुत ही चालाक, शातिर और नृशंस थी। इस बाघिन से चट्टान पर मेरा मुकाबला हुआ और यह बाघिन मुझसे सिर्फ 5 से 8 फीट दूर ही रही होगी। कॉर्बेट कहते हैं कि भला हो मेरे उस विचार का कि मैंने इन अंडों को अपने कलेक्शन में रखने के विषय में सोचा और उन अंडों को अपने हाथ में ले लिया, अन्यथा मेरे हाथ में राइफल ही होती और वह बाघिन तो मुझ पर छलांग लगाने को तैयार ही बैठी थी। और उस स्थिति में मेरा बच पाना बहुत ही मुश्किल था। अंडों के हाथ में होने की वजह से ही मैं स्थिर स्थिति में खड़ा रहा, जिस वजह से बाघिन ने एकदम से मुझ पर हमला करने का विचार नहीं लाया। अब हम सभी लोग गांव की ओर निकल पड़े। मेरे साथ मेरे वो दोनों आदमी भी थे और हम तीनों जब गांव पहुंचे तो गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखते ही उनके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई और वे हमसे उस शुभ समाचार को सुनना चाहते थे। उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ। हमने बताया कि किस तरह से उस नृशंस बाघिन को हमने मारा। कॉर्बेट कहते हैं कि हालांकि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं और अंधविश्वास की बातों को नहीं मानता, परंतु कुछ समय के लिए उन अंडों के हाथ में आने से और मेरी जान बचने से मैं कुछ अंधविश्वास में भी यकीन करने लगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि कॉर्बेट ने किस तरह से खतरनाक स्थितियों में उस बाघिन का शिकार किया और गांव के लोगों को उससे निजात दिलाई। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में नई और अच्छी कहानी के साथ। नमस्कार।